नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काल को देख रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत उसके कई चरण किए गए हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने आधुनिक काल का परिचय, आधुनिक काल की समग्र कालखंड की सामान्य विशेषताओं को हमने देखा है। उसके बाद आधुनिक कालखंड का प्रथम चरण जो भारतेंदु युग से जाना जाता है, उसको ही संक्रांति काल भी कहा गया है। भारतेंदु युगीन पद्य साहित्य की हमने विशेषताएं देखी है। आज हम आधुनिक काल का द्वितीय चरण द्विवेदी युग को हमें देखना है। आधुनिक युग का ये द्वितीय चरण है और इस द्वितीय चरण को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को कुछ विद्वानों ने जागरण सुधार काल भी कहा है और इसका जो कालखंड है सन 1900 ईस्वी सन से लेकर 1918 ईस्वी सन तक का माना जाता है। ये जो दूसरा चरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार हमने भारतेंदु युग को भारतेंदु युग क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा की थी, उसी प्रकार द्विवेदी युग को, ये जो दूसरा जो चरण है उसको द्विवेदी के नाम से क्यों जाना गया है। ये जो दूसरा जो चरण है तो इस दूसरे चरण को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस चरण के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अपनी सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से तो इस कालखंड के साहित्य को, विशेषकर भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने समकालीन कवियों की कविताओं को, उनके साहित्य को आपने सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। समग्र दृष्टि से ये जो कालखंड है, इस कालखंड को सुधारने की दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दृष्टि से इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया है। तो कुछ विद्वानों ने इसे जागरण सुधार काल भी कहा है। तो ये जो दूसरा जो नामकरण है तो इस कालखंड के कवियों ने लोगों को जगाने का और उनको सुधारने का प्रयास किया है। तो इस दृष्टि से भी इस कालखंड को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदीयुगीन तत्कालीन कवियों में जो समकालीन परिवेश है, उन समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक रहकर देशवासियों में एक प्रकार की जागृति और सुधार लाने का जो प्रयास है, इस कालखंड के कवियों ने अपने लेखन कार्य के द्वारा किया है। तो इस दृष्टि से इसको जागरण सुधार काल भी कहा गया है। इस सुधार काल में फिरंगियों के विरोध में, तो ये फिरंगी क्या है, तो फिरंगी यानी कि अंग्रेजों के विरोध में वे संकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। या इस कालखंड के कवियों ने या साहित्यकारों ने सुधार काल की दृष्टि से
फिरंगियों के विरोध में संकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा लेखन किया है। उनके साहित्य की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उसकी हमें चर्चा करनी है। तो ये 1900 ईस्वी सन से लेकर 1918 ईस्वी सन तक का है। तो इस प्रकार ये 18 वर्ष का जो कालखंड है, तो इस कालखंड के पद्य साहित्य की विशेषताओं की हमें चर्चा करनी है। तो इस कालखंड की जो प्रमुख 8 प्रकार की जो विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं उसकी चर्चा हमें करनी है। पहली प्रवृत्ति या पहली जो विशेषता है देश प्रेम या राष्ट्रीयता। दूसरी विशेषता मानवतावाद। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है नीति और आदर्श का वर्णन। चौथी विशेषता वर्ण विषय का विस्तार। पांचवी विशेषता है हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग। छठी विशेषता विविध काव्य रूपों का प्रयोग। सातवीं विशेषता है भाषा छंद अलंकारों में विविधता। और 8वीं विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। तो इस प्रकार इन 8 विशेषताओं या प्रवृत्तियों के माध्यम से द्विवेदी युगीन पद्य साहित्य को हमें समझना है। तो हम एक एक विशेषता की चर्चा हम करते हैं। तो पहली जो विशेषता है वह देश प्रेम या राष्ट्रीयता। तो हम पहली विशेषता को देख रहे हैं। तो इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता से संबंधित जो कविता है उसका प्रणयन या लेखन किया है। इन कवियों ने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया है। हम जानते हैं कि ये जो कालखंड है, तो इस कालखंड में अपने देश पर, भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। हमारा देश पराधीनता में था और अपने कविताओं के माध्यम से इस कालखंड के कवियों ने ये जो पराधीनता है उसको सबसे बड़ा अभिशाप बताया है। पराधीनता के स्थान पर इन कवियों ने स्वतंत्रता की कल्पना की है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नागरिकों को जागृत करने का या उनको प्रेरित करने का या उनको प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण काम अपने कविताओं के माध्यम से इस कालखंड के कवियों ने किया है। लगभग सभी कवियों के कविता में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जो दर्शन है हमें होता हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कवि शंकर ने अपनी कविता बलिदान गान में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी है जिसके माध्यम से इस कालखंड के कवियों के कविता में देश प्रेम या राष्ट्रीयता का दर्शन होता है। तो कवि शंकर अपनी कविता बलिदान गान में लिखते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ लोगों को, इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए या उससे मुक्त करने के लिए देशभक्तों को वीर देशभक्तों शब्दों का प्रयोग किया है और अपने बलिदानों के लिए तत्पर रहने का उन्होंने जैसे कि प्रेरणा या उपदेश किया है। दूसरा एक जो गीत है जैसे कि स्वदेश संगीत, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही ओजस्वी शब्दों में ये जो देश प्रेम या राष्ट्रीयता का वर्णन किया है। अपनी इस कविता के अंतर्गत वे लिखते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रज नाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लगा दे। तो इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से अपने मन में देश के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, वह कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए ये जो देश के जो वीर हैं या लोग हैं, उन लोगों के मन में भी तो इस प्रकार का देशभक्ति के प्रति प्रेम या राष्ट्रीयता जगाने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी परोक्ष रूप में ये जो परतंत्रता के जो बंधन हैं काटने के भी संदेश दिए हैं।
जैसे राम नरेश त्रिपाठी ने अपने एक खंड काव्य में तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। कुछ द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का जो गान है वह भी किया है। तो इस प्रकार की रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एक सशक्त रचना या सशक्त उदाहरण है। कवि भारतवर्ष की जो श्रेष्ठता है तो इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे कि उनकी जो कविता है उस कविता के माध्यम से भारत को अर्थात बहुत ही ऊंचा स्थान दिलाते हैं, श्रेष्ठता की दृष्टि से उसको देखते हैं और वह लिखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल, संपूर्ण देश से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, किसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। तो इस प्रकार भारतवर्ष का गुणगान एक तरफ इस कालखंड के कवियों ने किया है और इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने का, भारत को स्वतंत्र करने का और उस दृष्टि से इस कालखंड के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से भी प्रयत्न किया है। तो दूसरी ओर देश की वर्तमान दशा पर भी जो क्षोभ है वह प्रकट करते हुए कवि दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में ठाकुर गोपाल शरण सिंह की कविता की कुछ पंक्तियां जो द्रष्टव्य के रूप में हम देख सकते हैं। वे लिखते हैं कि वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है वह कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल्य सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। तो इस प्रकार जैसे कि भारत की दुर्दशा है जो अंग्रेजों के माध्यम से हुई है तो उसका जैसे कि इस प्रकार क्षोभ व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो इसके साथ ही इस युग के और एक कवि रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने भारत खंड के हाल पर अर्थात वह प्रकाश डालते हुए दिखाई देते हैं। इस पर भारत की जो दुर्दशा है उसका वर्णन उन्होंने अपने इस जैसे कि भारत खंड का जो हाल है उस पर वह व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। वो लिखते हैं कि भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुद गर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, है शेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं कहीं नाम का ध्यान है। तो इस प्रकार भारत की ये जो दुर्दशा है उसकी जो हालत है वह बहुत ही दुख के साथ अर्थात ये जो कवि है अपनी कविताओं के अंतर्गत व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार द्विवेदी युगीन कवियों ने देशभक्ति की रचनाएं लिखकर एक प्रकार की लोगों में चेतना लाने का जो प्रयास है इन कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। इतना ही नहीं तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करने का भी जो प्रयास है अपने कविताओं के माध्यम से इन कवियों ने किया है, या स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस पर भी अपने कविताओं के माध्यम से बल दिया है। मातृभूमि की महिमा का गान इस कालखंड के अनेक कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। तो इस प्रकार लगभग सभी कवियों ने देश प्रेम या राष्ट्रीयता से संबंधित जो लेखन है अपने कविताओं के माध्यम से किया है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है वह मानवतावाद है। इस युग के पूर्ववर्ती काव्य में जब हम देखते हैं तो उस काव्य के अंतर्गत राजा, कोई योद्धा है या ईश्वर और कोई नायक और नायिका है, उनको ही काव्य के अंतर्गत स्थान मिला था। परंतु द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत विशेषकर काव्य के अंतर्गत सामान्य मानव को या मनुष्य को स्थान मिला है। जैसे कि
आदिकाल के पूर्व की जो कविता है उसके अंतर्गत जो भी कविताएं लिखी गई है उस कविता का विषय या तो कोई राजा है, राजा का गुणगान है, राजा की शूरवीरता है, जो हमने इसके पूर्व के अंतर्गत देखा है। वीर रस के अंतर्गत इस प्रकार का चित्रण होता है। कोई योद्धा है तो उसकी वीरता शूरता, या कोई ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति साहित्य के अंतर्गत हमने देखा है। या फिर जैसे कि रीति कालखंड के अंतर्गत कोई नायक नायिका है, तो ये उस कालखंड की कविता के या साहित्य के प्रमुख विषय थे, पात्र थे। परंतु द्वितीयुगीन कविता में हम देखते हैं कि मनुष्य को या मानवतावाद को साहित्य में स्थान देने का महत्वपूर्ण जो कार्य है इस कालखंड के कवियों के द्वारा हुआ है। मानव मात्र के सुख दुख का जो वर्णन है इस समय के काव्य में सहज भाव से हमें देखने को मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जब हम कविता देखते हैं तो उनकी एक कविता है, जैसे कि वह उस कविता की पंक्तियों के माध्यम से मानवीयता का जो दर्शन है, मानवीयता का जो महत्व है वह प्रतिपादित करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी एक कविता सर गए नरक ठेकाना नहीं, इस कविता के माध्यम से अर्थात मानवता का वर्णन करते हैं। भैंसी भवानी कहे तब सेवा लागे करना पड़ब गा छोटी, बटुवन दूध तुहा इन हाथन धारण कबहू दुहत माँ छोटी। मोटरिन कटिया मथुरा सानी कीन रोज हम बही चढ़ाई, मस्त भयन तब अल्लाह गावा ऊपर दुहत्ता हाथू उठाए। तो इस कविता के माध्यम से ये जो मानवीयता है उसका दर्शन दिखाई देता है। अर्थात ये जो कविता है वह ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी कविता है, परंतु इस कविता के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य के जो सुख दुख है, उनकी जो मानवीयता है उसका वर्णन किया है। इस युग में हम देखते हैं कि सामान्य मनुष्य के सामान्य विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास हुआ है। अविद्या नंदन की जो व्याख्यान है, उन्होंने विदेशिता का रसिक जो व्यंग्य है उन्होंने अपने कविता के माध्यम से किया है। तो एक तरफ जैसे कि ये मनुष्य के सुख दुखों का चित्रण करते हैं, सामान्य व्यक्ति के सामान्य जो विषय है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास हुआ है। तो अविद्यानंदन के द्वारा जो व्याख्यान है विदेशियों पर वह व्यंग्य भी करते हैं। छठी धार छैला छपीला बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेडनी के वियोगिनी बनो। तो इस कविता के माध्यम से अर्थात ये जो विदेशिता का जो रसिक व्यंग्य वर्णन इसके अंतर्गत हुआ है। तो इस कालखंड में हम देखते हैं कि दीन किसान विधवा आदि ऐसे कई कारुणिक विषय हैं जिसका वर्णन कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। मैथिली शरण गुप्त की 1917 में लिखी हुई कविता किसान है। तो सियाराम शरण गुप्त द्वारा 1917 में लिखी हुई एक कविता अनाथ है, और कवि स्नेही द्वारा लिखी हुई कृषक क्रंदन, ये जो कविता है, तीन कविताओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि कृषक या किसान जीवन का जो वर्णन है इन कवियों ने किया है। तो दूसरी तरफ नथुराम शर्मा शंकर का गर्भरंडा रहस्य, इस कविता में उन्होंने विधवा नारी की जो मार्मिक स्थिति है या दशा है या उसका मार्मिक जो चित्रण है अपने इस गर्भरंडा रहस्य कविता के माध्यम से किया है। तो दूसरी तरफ अशिक्षित नारियों की जो दुर्दशा है उसका भी वर्णन इस कालखंड के कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य ने तत्कालीन जो जाति प्रजाति पर प्रकाश डालने का भी प्रयास हुआ है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य इतना है कि इस कालखंड में सामान्य विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास हुआ है। जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्य ने जाति प्रजाति पर भी प्रकाश डालते हुए एक कविता में लिखते हैं कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी, जातियां कितनी
सिसकती या मरी। तो इस प्रकार इस कालखंड के कवियों ने अलग अलग सामान्य जो विषय हैं उन विषयों का वर्णन करने का प्रयास किया है। तो इस युग के कवियों ने जनसाधारण को अपने काव्य का विषय बनाया है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है नीति और आदर्श का वर्णन। तो हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस युग में अर्थात ये जो द्विवेदी युग है, इस द्विवेदी युग का जो काव्य है नीतिपरक और आदर्शवादी माना गया है। अर्थात ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इस कालखंड की कही जाती है। नीति और आदर्श उसका वर्णन इस कालखंड के कवियों ने किया है। हम देखते हैं कि पौराणिक कथा प्रसंगों के आधार पर जो भी इस कालखंड के अंतर्गत प्रबंध काव्य लिखे गए हैं उसमें आदर्श तथा नीति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उन सभी कवियों ने अपने इस प्रकार के जो विषय हैं या इस प्रकार की जो कविता है तो उन कविताओं में असत्य पर सत्य की विजय दिखलाने का या बतलाने का प्रयास किया है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि इस प्रकार की कविताओं के अंतर्गत निस्वार्थता है, कर्तव्य पलायनता है, आत्म गौरव है। तो इस प्रकार के जो आदर्श हैं उन आदर्शों की प्रेरणा देने का या उसको अपनी कविता में व्यक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस प्रकार के जो काव्य हैं, इस प्रकार की जो कविता हैं उसके अंतर्गत हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी की एक महत्वपूर्ण जो रचना प्रिय प्रवास है, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कई सारी जो रचना है इस प्रकार की नीति और आदर्श का जो वर्णन है उसके अंतर्गत हुआ है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित साकेत है, रंग में भंग है, जयद्रथ है, उसके बाद विकट भट्ट हैं। तो गोकुलचंद शर्मा के द्वारा लिखा गांधी गौरव है, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई कविता मिलन है। तो इस युग की ये आदर्शवादी रचनाएं कही जाती हैं। इस प्रकार की अनेक कविताएं नीति और आदर्श को लेकर लिखी गई हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही ऐसे भी कुछ पद्य कथाएं इस कालखंड के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है जिसके अंतर्गत नीति और आदर्श के उद्देश्य को लेकर लिखी गई है, जो समय समय पर अर्थात जिस पत्रिका का हमने अभी उल्लेख किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस युग की चर्चित जो पत्रिका सरस्वती है, उस सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत इस प्रकार की पद्य कथाएं जो नीति और आदर्श के उद्देश्य को लेकर लिखी गई है वह प्रकाशित होती रही है। नीति पर कविता में पंडित रामचरित उपाध्याय ने इस प्रकार लिखा है, वे लिखते हैं कि अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से धन की मार अनल सहता है, सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पै में पानी रहता है वही खूब आटा जाता है। तो इस प्रकार अर्थात ये नीति परक जो कविता है उसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ पंडित रामचरित उपाध्याय की कविता के माध्यम से हम देख सकते हैं। अन्य कुछ कवियों ने इस प्रकार की नीति शास्त्र की जो बातें हैं करके संगति पर भी प्रकाश डाला है। इसी समय के कुछ कवियों ने प्रेम के जो आदर्श हैं उसको दोहराने का या उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त हरियोध है या गोकुलचंद शर्मा है, तो उनकी ऐसी कुछ कविता हैं जिन कविताओं के माध्यम से हम प्रेम के आदर्श को भी प्राप्त करते हैं। प्रिय प्रवास, साकेत है, मिलन है, ये जो कविता है उन कविताओं का एक प्रेम का आदर्श प्रेम का एक उदात्त स्वरूप इन कविताओं के माध्यम से हम देख सकते हैं। राधा और कृष्ण के माध्यम से अर्थात वह जो प्रेम है अधिक सफल
बताने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। प्रेम का एक अद्भुत प्रेम एक अद्भुत शक्ति है और उसके बिना जीवन निसार है, बेकार है। तो इस प्रकार का भी जो वर्णन है कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से किया है। तो राम नरेश त्रिपाठी इस संदर्भ में लिखते हैं कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, योरी फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो इस प्रकार जैसे कि प्रेम का एक अद्भुत जो शक्तिशाली जो रूप है वह इस कवि के माध्यम से चित्रित हुआ है। इस प्रकार प्रेम का अद्वितीय जो वर्णन है द्विवेदी युगीन कवियों के काव्य में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने ये जो 3 महत्वपूर्ण विशेषता है उन विशेषताओं की चर्चा की है। देश प्रेम या राष्ट्रीयता, दूसरी विशेषता मानवतावाद और तीसरी नीति और आदर्श का वर्णन। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से संबंधित लगभग सभी द्विवेदी युगीन कवियों ने देश के प्रति लोगों को जगाने का या उनमें जैसे कि देशभक्ति या राष्ट्रीयता के संदर्भ में जो प्रेम है उसको प्रेरित करने का या देश प्रेम और राष्ट्रीयता से संबंधित कविता लिखकर अपने मन में जो देश के प्रति प्रेम है वह जताने का प्रयास हुआ है। मानवतावाद के अंतर्गत हमने देखा है कि इसके पूर्व की जो कविता है कुछ विशिष्ट विषयों को लेकर ही लिखी गई है। राजा योद्धा है, उसके बाद ईश्वर है या नायक और नायिका को लेकर ही, अर्थात यहाँ मर्यादित ऐसे विषय थे, परंतु यह विषय की जो व्यापकता है होने के कारण मनुष्य के सुख दुख को या मानवता को साहित्य में स्थान देने का महत्वपूर्ण जो प्रयास है इस कालखंड के साहित्य में हुआ है। नीति और आदर्श का जो वर्णन है इस काल के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। पौराणिक विषयों को लेकर, पौराणिक संदर्भों को लेकर इस युग के कवियों ने एक प्रकार का आदर्श लोगों के सामने रखने का या नीति या व्यवहार, ये जो नीति का जो ज्ञान है देने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार हम आज के लिए यहाँ रुकते हैं। अगली जो विशेषता है अगली ताशिका में हम देखते हैं। अगली ताशिका के अंतर्गत हमें अन्य जो विशेषता हैं उसके अंतर्गत वर्ण विषय का विस्तार, हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग, विविध काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा छंद अलंकारों में विविधता और इतिवृत्तात्मकता, ये 5 विशेषताओं को हमें देखना है। हम रुकते हैं। धन्यवाद।